नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम एमपीपीएससी के प्रैक्टिस सेट भाग 8 पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले 7 पार्ट हो चुके हैं, तो यदि उन पार्टों को नहीं देखा है तो देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया गया है और आज नेक्स्ट भाग की चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? जो पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश से संबंधित राजवंश कौन सा है, तो मध्य प्रदेश से संबंधित राजवंश है कलचुरी राजवंश। कौन सा है? कलचुरी राजवंश। और इसकी स्थापना कोकल प्रथम ने लगभग 845 ईस्वी में कराया था। कब कराया था? कोकल प्रथम ने 845 ईस्वी में। और इसकी जो राजधानी है वो त्रिपुरी है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसकी राजधानी कहाँ है? त्रिपुरी है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलचुरी वंश। नेक्स्ट देख लेते हैं, गोंडवाना की शासका रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है? तो जो गोंडवाना की शासका रानी दुर्गावती की समाधि है वो बरेल ग्राम जबलपुर में है। कहाँ पे है? बरेल ग्राम जबलपुर। और यदि रानी दुर्गावती की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था 1524 में कलिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहाँ। किसके? जो चंदेल शासक थे, कलिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहाँ हुआ था। और इनका जन्म जो हुआ था दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए इनका नाम दुर्गावती पड़ा था। तो ये भी याद रखिएगा। और जो जबलपुर का रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी है वो भी इन्हीं के नाम पे है। तो गोंडवाना की शासका कौन थी? रानी दुर्गावती की समाधि बरेल ग्राम जबलपुर में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मदन महल कहाँ स्थित है? तो मदन महल जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है मदन महल? जबलपुर में। और राजा मदन सिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। और गोंडवाना रानी जो थी दुर्गावती, इनसे भी इनके तथ्य जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इसमें टेक्स्ट, चित्र, ग्राफिक्स का निर्माण करना, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना, स्पेलिंग व ग्रामर की जांच करना, ऑटो फॉर्मेट करना और मेल वर्ड जैसी सुविधाएं हैं। तो ये भी हैं और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्वालियर के सिंधिया राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो जो ग्वालियर के सिंधिया राजवंश के संस्थापक थे राणोजी सिंधिया थे। कौन थे? राणोजी सिंधिया। और यदि हम इनकी बात करें तो 1726 में जो पेशवा थे मराठा राज्य के प्रमुख मंत्री द्वारा, इनके द्वारा इनको राणोजी सिंधिया को मालवा का प्रभारी बनाया गया था। और ये पहले राजधानी इनकी उज्जैन में थी, कालांतर में ये ग्वालियर में शिफ्ट किया गया। तो ग्वालियर के राजवंश की स्थापना किसने की थी? सिंधिया राजवंश के राणोजी सिंधिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोरबा जनजाति की पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो जो कोरबा जनजाति की पंचायत है उसको मयारी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मयारी के नाम से। इसमें सारे गांव के कोरबाओं के बीच एक प्रधान होता है जिसे मुखिया कहते हैं। और इसमें जो समझदार व्यक्ति, बूढ़े वगैरह जो होते थे वो पंचायत के सदस्य होते थे। और पंचायत का फैसला जो होता था वो सभी को मान्य होता था। इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मयारी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से केमर जनजाति का लोक नृत्य कौन सा है? तो जो केमर जनजाति का लोक नृत्य वो त्रितिली है। कौन सा है? त्रितिली। इसमें महिलाएं जमीन पर बैठकर नृत्य शुरू करती थी। तो इस तरह से जो इसका वो हो जाएगा केमर जनजाति का, वो त्रितिली है। और यदि हम मटकी की बात करें तो ये मालवा का प्रमुख लोक नृत्य है, मालवा में प्रसिद्ध है। और यदि कर्मा की बात करें तो यह राज्य के सभी आदिवासी नृत्यों में कर्मा नृत्य सबसे पुराना नृत्य है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? इसमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है? तो यदि देखें तो गूगल सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा सर्च इंजन है, साइंस डायरेक्ट सर्च इंजन है। आर्कूट जो है सर्च इंजन नहीं है, ये गूगल के स्वामित्व और संचालन वाली सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। तो ये भी याद रखिएगा। और सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसका प्रयोग इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों तथा वेब पेजों को सर्च करने में किया जाता है। तो यहां पे देखें तो गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या हो जाती है? जब हमारे ऑक्सीजन में सांद्रता की कमी आती है, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती जाती है? बढ़ जाती है। और यही कारण है कि जब हम पहाड़ों पर से चढ़ते हैं तो शरीर के ऑक्सीजन की कमी आती है और जिसके कारण क्या होता है? हमारी सांस फूलने लगती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है जिससे सांस
सांस की गति जो होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है। तो इसमें जो एथेनॉल की खेती है वो मक्का से की जा सकती है। मक्का में जो स्टार्च होता है जिसको एथेनॉल में रूपांतरित किया जा सकता है, जिससे अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत में एथेनॉल का उत्पादन प्रायः मक्का और गन्ना से किया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसमें जो जेट्रोफा और पोंगामिया की बात करें पोंगामिया के, ये बायोडीजल बनाने के काम में आता है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके द्वारा बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन से सही कथन है? हिमखंडों के खिसकने की प्रक्रिया को हिमसंकलन कहते हैं। बिल्कुल, हिमखंडों के खिसकने की जो प्रक्रिया होती है उसको हिमसंकलन कहते हैं। यह मुख्यतः हरिद्वार, चंडीगढ़ और जम्मू क्षेत्र में आता है। ये इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। ये जो मुख्यतः है वो उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, कुल्लू, लद्दाख, टिहरी, गढ़वाल वाला क्षेत्र, इनमें प्रायः देखने को मिलता है। तो ये चंडीगढ़ वगैरह में नहीं आता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं। केदारनाथ आपदा का मुख्य कारण भी हिमस्खलन था, तो ये भी गलत है। केदारनाथ आपदा का जो मेन कारण था वो बादलों का फटना था, तो ये भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हम यदि ऑप्शन में देखें तो केवल एक सही है, केवल एक सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण संवर्धन हेतु भारत की चिंता एक अभिव्यक्ति है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना अक्टूबर 1993 में की गई थी। कब की गई थी? 12 अक्टूबर, याद रखिएगा डेट, 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। ये इसकी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और इसके कार्यकाल की बात करें आयोग के अध्यक्ष के और सदस्यों की 3 वर्ष और 70 वर्ष। यदि 3 वर्ष पहले पूरे हुए हैं या 70 वर्ष पहले पूरा हुआ है तो उसमें से जो भी पहले पूरा हुआ है वो माना जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। और यदि हम देखें जो प्रेजेंट हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो अरुण कुमार मिश्रा हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अभी के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। और यदि प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो रंगनाथ मिश्रा, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा और वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाशिंग, इसको सुमेलित करना है। वाशिंग सोडा को क्या बोला जाता है? तो वाशिंग सोडा को बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। और यदि हम इसके फार्मूले की बात करें तो Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट, ये फार्मूला भी याद रखिएगा, NO2CO3 10H2O। यदि हम कास्टिक सोडा की बात करें तो उस कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसकी बात करें तो NaOH। यदि हम नीला थोथा की बात करें तो कॉपर सल्फेट है। नीला थोथा की बात करें तो कॉपर सल्फेट है। इसका जो फार्मूला है CuSO4 5H2O। और यदि हम हाइपो की बात करें तो सोडियम थायोसल्फेट है। सोडियम थायोसल्फेट है Na2SO3O2। ये तो वाशिंग सोडा क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट। कास्टिंग सोडा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा हो गया कॉपर सल्फेट। और हाइपो हो गया सोडियम थायोसल्फेट। इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाशिंग 4123, इसका बी आंसर हो जाएगा 4123। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैग्नीज अयस्क इंडिया लिमिटेड कहाँ है? जो मैग्नीज अयस्क इंडिया लिमिटेड है वो कहाँ है? तो ये बालाघाट में है। और जो बालाघाट की भारवेली और उम्बा की खदानें हैं वो मैग्नीज के लिए फेमस है, ये भी याद रखिएगा। और भरवेली की जो खदान है वो एशिया की सबसे बड़ी मैगजीन की खदान है। जो बालाघाट भरवेली है, ये नाम याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। भरवेली किस लिए फेमस है? तो मैग्नीज की खदान के लिए। और ये एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश में जो योजना आयोग का गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1972 को किया गया था। 24 अक्टूबर 1972 को किया गया था। और सितंबर 2007 में इसका नाम बदलकर राज्य योजना आयोग कर दिया गया। तो ये भी याद रखिएगा। योजना आयोग का जो वर्तमान नाम क्या है? राज्य योजना आयोग।
और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। और राज्य के सर्वांगीण विकास, संसाधनों का आकलन करना, उनका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना, योजनाएं बनाना, क्रियान्वयन करना इत्यादि मूल्यांकन और पुनर्वलोकन इस गठन का जो मेन काम है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1972 को, डेट याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में लक्ष्मी लाडली योजना कब से प्रभावी हुई? तो मध्य प्रदेश की बात करें तो लाडली लक्ष्मी योजना 2007 से प्रभावी हुई। कब से प्रभावी हुई? 2007 से। और इस योजना का जो सबसे मतलब मेन मकसद था कि उद्देश्य था जनता के प्रति लड़कियों के जन्म के विषय में सकारात्मक सोच को विकसित करना, जिससे उनमें जन्म के प्रति कोई दुर्भावना ना हो और बालिका के शैक्षणिक स्तर और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार किया जा सके। इस उद्देश्य से लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत की गई थी वर्ष 2007 से। नेक्स्ट देख लेते हैं, परिसीमन आयोग 2008। परिसीमन आयोग 2008 की संस्तुति के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति की सीटें कितनी हैं? तो अनुसूचित जाति की कितनी सीटें हैं? 35 है। और यदि हम अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इसकी हैं 47 सीटें। ये भी याद रखिएगा। जो परिसीमन आयोग 2008 की संस्तुति के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा की में जो मेंबर जाते हैं उनमें अनुसूचित जाति की रिजर्व सीटें कितनी है? 35 है। और अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं 47 है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो ST/SC अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो ST/SC अधिनियम में कुल 23 धाराएं हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की परावधि मतलब कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ पे ये सुधार लीजिएगा, ये 3 वर्ष या 70 वर्ष है। 3 वर्ष या 70 वर्ष है, 5 वर्ष नहीं है। 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी आयु पहले पूर्ण होती है उसको मान्य माना जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को घटाने की क्रियाविधि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का निहितार्थ है। क्वेटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को घटाने की क्रियाविधि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का निहितार्थ क्या है? इसका निहितार्थ क्या है? तो जो क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 में इसका वर्णन मिलता है। इसके तहत जो विकसित देश हैं, विकासशील देशों में स्वच्छ विकास युक्त परियोजनाएं क्रियान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें कार्बन क्रेडिट का जो उपयोग है विकसित देश अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धता में हुई कमी को पूरा करने में कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे, औद्योगिक देश किसी अन्य अपेक्षाकृत समृद्ध राष्ट्र में कार्बन रक्षण परियोजनाओं के वित्त पोषण द्वारा कार्बन क्रेडिट को प्राप्त करना है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकसित देश द्वारा कार्बन क्रेडिट को प्राप्त किया जाना। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा होता है। जो है निर्वाचन गण, जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो जो निर्वाचन गण द्वारा होता है वो क्या है? तो अनुच्छेद, इसका जो वर्णन मिलता है अनुच्छेद 66(1) में 66(1) में के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा भाग लिया जाता है। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनता है। जो निर्वाचक गण किससे मिलता है? संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा और विधानसभा लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यदि हम भारत की न्यायपालिका के विषय में चर्चा करें तो एक बार इसकी डिटेल चर्चा कर लेते हैं। भारत में एकल न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। कौन सी न्यायपालिका की? एकल न्यायपालिका की। यहाँ पे दोहरी न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं है। और भारत एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना करता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें दोहरी न्यायालय की व्यवस्था नहीं है, ये भी सही है क्योंकि यहाँ पे एकल न्यायपालिका है। और इसके अधीन संघ और राज्यों के एकल एकीकृत न्यायालय की व्यवस्था, तो ये भी सही है। जिसमें शीर्ष स्तर पर उच्चतम न्यायालय और उसके अधीन उच्च न्यायालय होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय सबसे सर्वोच्च में होता है और उसके अधीन उच्च न्यायालय होते हैं। और एक उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणियां होती हैं। उच्च न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जिसमें जिला न्यायालय, अन्य अधीनस्थ न्यायालय इत्यादि होते हैं। तो न्यायालय की यह एकल व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें, अधीनस्थ न्यायपालिका के संगठन में अलग अलग राज्यों में हल्का अंतर होता है, तो ये भी सही है। इस तरह से इसके जो राइट आंसर है वो सी सही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। क्योंकि भारत में एकल न्यायपालिका का है और यहाँ पे एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं,
होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब की गई है? तो होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना 1941 में की गई थी। कब की गई थी? 1941 में, और ये इंदौर में है, और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आयोजन किया जाता है, होलकर क्रिकेट एसोसिएशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के संविधान में उद्देशिका प्रस्तावना का विचार लिया गया है। तो जो भारत के संविधान में उद्देशिका प्रस्तावना, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, प्रेम्बल लिया गया है, वो लिया गया है यूएसए के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। और इसे संविधान के परिचय पत्र या भूमिका या टाइटल, कुछ भी बोल सकते हैं, कहा गया है। इस संविधान का सार बोला जाता है। और इनमें एक प्रसिद्ध संवैधानिक विशेषज्ञ थे A.N. पालकीवाला ने इन्हें प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? उद्देशिका को N. पालकीवाला ने। तो ये भी याद रखिएगा। और यदि हम आगे देखें तो इसके संविधान प्रस्तावना का विचार तो हमने यूएसए के संविधान से लिया था, लेकिन इसकी जो भाषा लिया था वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया था। तो ये भी याद रखिएगा। यदि प्रस्तावना की भाषा के विषय में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था, और प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया था? तो यूएसए के संविधान से। यहाँ पर चूंकि विचार पूछा है तो यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में से नहीं है? हमारे भारत में प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को दिया गया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीनों ही अधिकार मूल अधिकार हैं। सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, बल्कि ये विधिक अधिकार है। इसे केंद्र और राज्य सरकारों के कामकाज की पारदर्शिता लाने के लिए संसद द्वारा जून 2005 में, डेट याद रखिएगा, जून 2005 में पारित सूचना के अधिकार का अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 में लागू किया। तो ये याद रखिएगा। तो सूचना का अधिकार कब पारित हुआ था? 12 अक्टूबर 2005। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में जो राजकोषीय नीति का निर्माण है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। और राजकोषीय नीति सरकारी व्यय और राज्य संग्रह, कराधान को अर्थव्यवस्था के लिए समुचित उपयोग करने की नीति होती है। इसमें सरकारी व्यय और राजस्व जो कराधान होता है तो अर्थव्यवस्था समुचित उपयोग करने की नीति होती है। उसमें नीति वगैरह बनाई जाती है, और इसकी नीति का निर्माण कौन करता है? वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट देख लेते हैं, नरेंद्र हिरवानी किस खेल से संबंधित है? तो यदि नरेंद्र हिरवानी की बात करें तो ये क्रिकेट से संबंधित है। नरेंद्र हिरवानी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और हिरवानी को इस खेल में ख्याति वर्ष 1957-58 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ मिली थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो जो विजयनगर के संगम वंश के शासक थे, संगम वंश के शासक बुक्का प्रथम, इनके द्वारा भेजा गया था चीन में अपना राजदूत। 1374 में बुक्का प्रथम ने चीन में अपना एक दूत मंडल भेजा था। तो ये भी याद रखिएगा। 1374 में ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ये 1892 में ब्रिटिश संसद में पहली बार लिबरल पार्टी से प्रिंसिपल सेंट्री से चयनित हुए थे। और यदि हम इनकी दादा भाई नौरोजी के विषय में और देखें तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी प्रसिद्ध रचना थी। तो ये भी याद रखेगा। और इन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस से कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1906, जो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें सर्वप्रथम स्वराज्य की भी मांग इन्होंने की थी। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो अतिवादी और उदारवादी, उग्रवादी और उदारवादी के पुनर्मिलन की जो प्रक्रिया हुई थी उनमें प्रमुख शिल्पी थे एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट। 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता मजुमदार ने किया था, लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसमें उग्रवादियों और उदारवादियों का पुनर्मिलन में एनी बेसेंट का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ये भी याद रखिएगा। तिलक वगैरह को इसमें कुछ नरम पड़े थे और फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, अरावली और बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? यदि हम अरावली पठार की बात करें, ये राजस्थान के बॉर्डर, राजस्थान के एरिया में आता है। और बिंद पर श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार होता है, मालवा का पठार। और यदि हम देखें तो इसकी जो उत्तर की सीमा बनती है वो अरावली से बनती है, दक्षिण की सीमा बनती है विंध्याचल पर्वत से बनती है, और पूर्वी सीमा जो बनती है बुंदेलखंड के पठार से बनती है।
और यदि हम मालवा के पठार की बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ था ज्वालामुखी चट्टानों के लावा से हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति कब बनाई गई है? तो मध्य प्रदेश की जो प्रथम खेल नीति बनाई गई है वो 1989 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1989 में बनाई गई थी। और जो नई खेल नीति है वो 30 जून, नई खेल नीति की भी डेट याद रखिएगा, 2005 में बनाई गई थी। खेल के विकास से तो नवीन खेल नीति 2005 में बनाई गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसको ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है? ज्वालामुखी पर्वतमाला किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर देखें तो जो ज्वालामुखी पर्वतमाला है वो परिप्रशांत कटिबंध को कहा जाता है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। परिप्रशांत पेटी जो है प्रशांत महासागर के तटीय भागों में एक मेखला के रूप में है। जो परिप्रशांत पेटी है वो प्रशांत महासागर के तटीय भागों में एक मेखला, एक श्रृंखला के रूप में है। इसे प्रशांत महासागर का ज्वालावत कहा जाता है। और यह पेटी अंटार्कटिका के एरेबस पर्वत से लेकर और ये राखी श्रृंखला से होते हुए अलास्का तक इसका मतलब विस्तरण मिलता है। तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वतमाला, परिप्रशांत कटिबंध। नेक्स्ट देख लेते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसमें सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है। बाकी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। यदि हम चेन्नई की बात करें तो यहाँ उत्तर पूर्व से वर्षा होती है, उत्तर पूर्व से वर्षा होती है। और अक्टूबर महीने से लेकर दिसंबर महीने तक यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और किस मानसून से? उत्तर पूर्व मानसून से। और यदि दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मासिनराम में होती है। जो भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मेघालय का मासिनराम। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो जो राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन है ये राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत करता है। ये कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे राज्यपाल भी लिखा है तो राज्यपाल कंफ्यूज कर सकता है। ये राज्य सरकार के सामने अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और यदि इसके वर्णन की बात करें तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 28 में वर्णन मिलता है। 28 का में झूमिंग कृषि है। झूमिंग कृषि करते हैं, कौन करते हैं? तो जो झूमिंग कृषि है ये खासी, जो उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में निवास करने वाले खासी जनजाति जो होती है वो झूमिंग कृषि कहते हैं। और ये झूमिंग कृषि एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है। किसी एक जगह पे फसल काटे, खेती किए और कुछ दिनों बाद तो उस जगह पे फसल काटने के बाद आग लगा दी और दूसरे जगह वही जंगल साफ करके फिर दोबारा खेती की। तो ये एक स्थानांतरित कृषि है। किसी एक जगह पे निश्चित रूप से खेती नहीं करते, कुछ सालों तक करते हैं, उसके बाद दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो ये स्थानांतरित कृषि है, झूमिंग कृषि। नेक्स्ट देख लेते हैं, बोकारो का तापी बिजली घर कहाँ स्थित है? तो जो बोकारो का तापी बिजली घर ये झारखंड में स्थित है। झारखंड के हजारीबाग जिला, झारखंड का जो हजारीबाग जिला है वहां पे बोकारो का तापी बिजली घर स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व के पहले स्नातक स्तर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापना की जा रही है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में की जा रही है। कहाँ पे की जा रही है? संयुक्त अरब अमीरात में। और इसकी जो घोषणा की गई थी 16 अक्टूबर 2019 को की गई थी। 16 अक्टूबर 2019 को की गई थी। और इस जो विश्वविद्यालय का नाम है मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इस्लामिक स्टेट के मुखिया अबू बकर अल बगदादी को मारने के लिए अमेरिका डेल्टा फोर्स ने किस यूनिट के नाम से ऑपरेशन संचालित किया था? तो कायला म्यूलर। किस नाम से? कायला म्यूलर नाम से इन्होंने एक टास्क फोर्स का गठन किया था और उसी ने ऑपरेशन संचालित किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटरनेट सहित कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से उत्पादों, सेवाओं और सूचना की खरीदी और बिक्री का वर्णन करता है। तो यहाँ पे देखें तो ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इन दोनों में ही इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों, सेवाओं और सूचनाओं की खरीदी बिक्री होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण क्या है? तो यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण की बात करें तो स्पीच रिकॉग्निशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्निंग, ये तीनों ही हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। और यदि हम इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये मानवीय गुणों के अनुरूप सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता के विकास को कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये मानव की तरह सोचता है, समझता है और तर्क करने की क्षमता रखता है। तो कंप्यूटर की भाषा में इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन था ये श्रीमती जयंती पटनायक की अध्यक्षता में किया गया था। श्रीमती जयंती पटनायक की अध्यक्षता में किया गया था। और आयोग में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सचिव होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक अध्यक्ष, 7 सदस्यीय निकाय है, एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सचिव होते हैं। और इसका जो गठन करता है वो केंद्र सरकार द्वारा होता है। इनके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? जयंती पटनायक, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 23 फरवरी 2007 को गठित बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जो प्रथम अध्यक्ष थे वो शांता सिन्हा को बनाया गया था। किनको बनाया गया था? शांता सिन्हा को। ये 7 सदस्यीय आयोग होता है इसमें अध्यक्ष सहित 4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, तो ये भी याद रखिएगा। यदि बाल आरक्षण आयोग की बात करें तो ये इसका भी गठन केंद्र सरकार द्वारा होता है, तो ये भी याद रखिएगा। और 3 वर्ष वो 65 वर्ष इसकी अधिकतम आयु होती है। अध्यक्ष की 3 वर्ष 65 वर्ष, और यदि सदस्यों की बात करें तो 3 वर्ष 60 वर्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की जो कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो यदि हम कैग की बात करें तो इसका जो वर्णन मिलता है अनुच्छेद 148 से लेकर 151 में मिलता है। यहाँ पे कार्य और शक्तियों की बात किया गया है, तो कार्य और शक्तियां अनुच्छेद 149 में मिलता है। किसमें मिलता है? अनुच्छेद 149 में। और यह जो होता है यह केंद्र और राज्य की कार्यपालिका के सरकारी और अर्ध सरकारी खातों का लेखा परीक्षण करता है तथा राष्ट्रपति की अनुमति से अपनी रिपोर्ट जो है वो लोक लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसे संरक्षक भी बोला जाता है सरकारी धन का। नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त का चयन कौन करता है? तो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त का जो चयन करता है वो कौन है? तो ये चयन करता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति करती है, जिसमें जो समिति में सदस्य होते हैं वो गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। और यदि हम इसके कार्यकाल की बात करें तो 4 वर्ष या 66 वर्ष होता है, तो ये भी याद रखिएगा 4 वर्ष और 66 वर्ष। और यदि केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन की बात करें तो फरवरी 1964 में इसका गठन हुआ था। फरवरी 1964 में दिल्ली में इसका मुख्यालय है और निरंतर श्रीवास्तव इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो केंद्रीय सूचना आयोग की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो दीपक संधू थी। कौन थे? दीपक संधू, जिन्होंने सितंबर 2013 से दिसंबर 2013 तक पदभार ग्रहण किया। और यदि केंद्रीय सूचना आयोग के गठन की बात करें, अधिनियम कब लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 को इस आयोग का अधिनियमित हुआ। और आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष की बात करें, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? दीपक संधू। यदि प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वजाहत हबीबुल्ला थे, ये भी याद रखिएगा। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। तो यहां पर देखिए शिवाजी के जो छोटे बेटे का नाम राजा राम था। क्या था? राजा राम। इनका जो कार्यकाल था 1670 से लेकर 1700 ईस्वी तक था। तो ये तीसरे छत्रपति बने। इस तरह से आज के हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, और नेक्स्ट सीरीज में इसके अगले जो 50 क्वेश्चनों को देखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।